हेलो गाइस, तो मेरा नाम है उदय और इस लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम करेंगे गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड एंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, और हम कुछ रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी देखेंगे और इनके क्वेश्चन भी करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता था। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में आपको याद दिला दूं मैं कि इस कोई हमारे पास मैट्रिक्स होती थी। सपोज यहाँ पे ज़ीरो, सपोज यहाँ पे 1 2 3 0 0 4 0 5 6, ऐसा कोई हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 का। और इसके जो ये लोअर ट्रायंगुलर होते, मतलब अपर ट्रायंगुलर जो होता था वो मेरा क्या होता था, 0 होता था। और यहाँ से हम क्या निकालते थे, वैल्यू निकाल लेते थे किसको इक्वेट करके। सपोज यहाँ पे x y और z है, तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकालते थे और इस ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देते थे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाती थी। फिर यहाँ से y की वैल्यू पुट करते थे और यहाँ से z की वैल्यू पुट करते थे, तो हमारे इस x की वैल्यू आ जाती थी। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, एक दूसरे की वैल्यू पुट करते थे। लेकिन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड ये हमसे कहता है कि हमें डायरेक्ट वैल्यू इसकी मिल जाएगी, मतलब कि जो भी हमारा अननोन वेक्टर होगा उसका डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा, मतलब कि किसी को किसी भी इक्वेशन में पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में बस आपको क्या करना होता है, इस ट्रायंगल को भी ज़ीरो बनाना होता है। जैसे हम इस ट्रायंगल को ज़ीरो बना रहे थे गॉस एलिमिनेशन में, हम क्या करते थे, गॉस एलिमिनेशन की अगर बात करूँ तो केवल इस अपर ट्रायंगुलर को हम जीरो बताते थे। लेकिन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे, इस लोअर ट्रायंगुलर को भी ज़ीरो बनाएंगे। अब इसको जीरो बनाने की नीड क्यों हुई, तो सपोज़ यहाँ पे मेरा x है, y है और z है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा अपर और लोअर दोनों अगर ज़ीरो हो जाए तो क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ले लेता हूँ 2, यहाँ पे लेता हूँ 3 4 5 0 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ से मैं इनको हटा करके और ज़ीरो लिख देता हूँ, है ना, यानी कि 1 0 0 एंड 0, ठीक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा अपर ट्रायंगुलर भी ज़ीरो है और लोअर ट्रायंगुलर भी ज़ीरो है ना। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ x y और z, तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी वैल्यू है उसका डायरेक्ट आंसर निकल रहा है। मतलब z इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 6 और ये y इक्वल्स टू आ गया मेरा 4, है ना, और ये x इक्वल्स टू आ गया मेरा 1। तो यहाँ से देखो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, इसलिए गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को कहते हैं। गॉस एलिमिनेशन में तो हम केवल अपर ट्रायंगुलर जीरो बनाते थे, इसमें हम क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों को ही हम क्या बनाएंगे, ज़ीरो बनाएंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन के साथ हम इसको सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सब मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या होगा, अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल क्या होगा हमारा, बोथ आर ज़ीरो, ठीक है। हमें ये कंडीशन देखनी होगी इसमें, ठीक है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सपोज़ मेरा क्वेश्चन है 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 5। ऐसे एक और इक्वेशन दिए x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 4, और एक और इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 5। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा 1 है उसको हम क्या लें, फर्स्ट रो कंसिडर करें, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ, अच्छा इसमें अगर मैं अननोन की बात करूँ तो इसमें आप क्या बोलेंगे, अननोन कितने हैं। अननोन की बात करते हैं तो एक ये है x1, एक ये है x2 और एक ये है x3। तो इसमें अननोन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, x1 x2 और x3, ओके। तो चलो अब इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसका मैट्रिक्स बनाएंगे, सबसे पहले हम 1 1 वाले को लिख देते हैं, यानी कि 1 1 4 1 1 4 और ये 5। पहले हमने ये वाला लिखा क्योंकि 1 इसमें ज़्यादा है, उससे कम किस में 1 है वो लिखो, यानी कि 1 2
1 2 3 और ये 4। R3 की बात करूँगा तो क्या आएगा 2 4 3 एंड 5। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको ज़ीरो बनाना होगा, है ना। तो इसको ज़ीरो बनाना है किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। हाँ, तो वही हम करेंगे। इसको ज़ीरो बनाना है तो हम लगाएंगे R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R2 माइनस R1। ठीक है, अब हम लगाएंगे R3 पे ऑपरेशन। तो R3 पे ऑपरेशन लगाते हैं। R3 पे लगाएंगे, क्या होगा, R3 माइनस 2R1। ठीक है, अब ये जब ऑपरेशन लगा करके जो मेरा रिजल्ट आएगा, तो देखो क्या आता है। ऑपरेशन लगाया, फिर मेरा रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट मेरा आएगा 114। इसको तो हमने टच नहीं किया, हमने तो R2 और R3 पे ऑपरेशन लगाया। तो R1 मेरा जो होगा, ये R1 ये तो मेरा सबके लिए सेम होगा। ठीक है, अब हमने इस पे ऑपरेशन लगाया तो ये और ये ज़ीरो हो गए, और बाकी एलिमेंट कितने आ गए, 1 -1 और -1। ठीक है, यानी कि R2 यानी कि 1 में से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो हमारा आया 1, 3 में से -4 हुआ तो हमारा क्या आया, -1, और ऐसे ही 4 में से 5 माइनस हुआ तो हमारा क्या है, -1। ठीक है, तो ये तो होगा बेसिक चीज़। अब ऐसे ही सेम हम R3 पे लगाएंगे। तो R3 पे लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 0 2 -5 0 2 -5 और आएगा 5। ठीक है, ये हमारे आएंगे वेक्टर। देखो, इसमें हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये क्या होगा 8, और ये क्या होगा 10। ठीक है, तो हम 2 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, और इस 4 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, और इस 3 में से इस 8 को माइनस करेंगे आएगा माइनस का 5, और इस 5 में से इस 10 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने ऑपरेशन लगा करके कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, और हम नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसको ज़ीरो। हमारा ये ज़ीरो तो हो गया, ये ज़ीरो बन गया। अब हम बनाएंगे इसको ज़ीरो। अब इसको ज़ीरो बनाना है तो हम किसकी हेल्प लेंगे, R2 की हेल्प लेंगे। तो बस वही मुझे नेक्स्ट पेज पे करना है, R2 की हेल्प ले करके। सबसे पहले जो हमने मैट्रिक्स लिया था वो लिख लेते हैं। तो हमारा मैट्रिक्स जो आया था वो क्या था, 1 1 4 कोलन 5, और आया था 0 1 -1 और -1, और फिर दूसरा था 0 2 -5 एंड 5। ठीक है, ये हमारे आया था। अब हम इसको हमें ज़ीरो बनाना है तो हम क्या लेंगे, R2 की हेल्प लेंगे। तो R2 की हेल्प लगाएंगे किस पे, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो R3 पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, R3 -2R2। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इससे माइनस हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे R2 किया। ठीक है, अब देखो ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 और R2 तो सेम रहेगा, 1 1 4 कोलन 5 0 1 -1 और -1। ठीक है, अब इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये तो 0 का सेम 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ये देखो हमें मिल गया अपर ट्रायंगुलर 0 मिल गया है। तो ये एक गॉस एलिमिनेशन मेथड में चेंज हो गया है। अब मुझे गॉस जॉर्डन मेथड में अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे इन तीनों को भी 0 करना होगा, यानी कि ये अपर ट्रायंगुलर तो 0 हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, लोअर ट्रायंगुलर को भी 0 करना होगा, तभी हम बोलेंगे ये मेरा क्या है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड होगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इस 4 और -1 को 0 बनाना होगा। ठीक है, अब इस 4 और -1 को अगर 0 बनाएंगे तो किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे R3 की। ठीक है, हम हेल्प लेंगे किसकी, R3 की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो हमें अगर इसको 0 बनाना है तो किसकी हेल्प लेंगी, R3 की हेल्प लेंगे। ओके, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो हम ऑपरेशन लगाएं। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे क्या, R1 -4
4 डिवाइडेड बाई -3R3, ये ऑपरेशन हमने लगाया। मतलब कि इसमें 4 का तो हमने मल्टीप्लाई किया R3 में, इस R3 में इस 4 का मल्टीप्लाई किया, और मैंने क्या किया -3 से, मतलब कि जो हमारा नीचे है उसी को हमने उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से R1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली अब जो हमारा निकल के, अब R2 पे भी यही लगा लेते हैं, इसी के साथ साथ R2 पे भी लगा लेते हैं। देखो R2 पे अगर मुझे लगाना होगा तो हम क्या लेंगे, R2 माइनस, अब देखो अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो हम पहले तो इसको लिख लेंगे -1, सेम ऐसे कैसा। अब इस पर क्या लगाएंगे 3, जो कि हमें नीचे चाहिए। ठीक है, 3 ले लिया, -3 नहीं -3, और इसमें हम क्या ले लेंगे R3, क्योंकि R3 से हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम जब ये सारा कुछ ऑपरेशन लगा लेंगे तो हमारा क्या आएगा। देखो अगर मैंने ये सारा ऑपरेशन लगा लिया तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा 1 1, और ये तो हो गया 0, और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये क्या हो गया 0, ये हो गया 1, और ये भी हो गया 0, और ये भी हो गया 0। ठीक है, और R3 को हम टच ही नहीं किए हैं, तो R3 जो था वही मेरा रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब मुझे इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाना है तो किसकी हेल्प से बनाएंगे, हम इस R2 की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हम लगाएंगे R1 में अगर हम R2 से माइनस कर दें तो ये मेरा 0 हो जाएगा, तो वही हम यहाँ पे अब करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या गया 1 0 0, और ये भी क्या होगा 1। ठीक है, ये क्या 0 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये भी हो गया -1, ये कॉलन ये हो गया 0, और ये हो गया -3। ठीक है, अब देखो, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे वेक्टर थे उसको लिख दो, जो कि हमें फाइंड करना था, यानी कि x1 x2 और x3 ये फाइंड करना था। अब इसको सीधा ही इससे इक्वेट कर दो। देखो हमें कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा मैंने इसको क्या किया, इक्वेट कर दिया था, यानी कि -3x3 इक्वल्स टू -3। तो ये माइनस का माइनस गया, 3 से 3 गया, यानी कि x3 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 1। ठीक है, अब हम चलेंगे इसको, देखो x2 1x2 इक्वल्स टू 0, तो x2 मेरा क्या आ गया 0, तो एक वैल्यू मेरी ये भी निकल के आई। अब इसको ले लो, इन दोनों को ले लो। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या 1x1 इक्वल्स टू 1, तो x1 की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। ठीक है, एक तो हमारा आ गया क्या -1, एक आ गया हमारा x1 क्या आ गया 1, और एक x2 आ गया हमारा 0, और x3 क्या आ गया 1। तो इस तरीके से हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म। तो अब चलते हैं रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म को देखते हैं। इसमें देखो हमारे पास ना 4 कंडीशन होती हैं। ठीक है, 4 कंडीशन, ये आपको अगर समझ में आ गई तो ये रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म भी समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर तुम ये पढ़ करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सपोज हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और उसमें ये 4 जो कंडीशन है वो होल्ड करती है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म है। पहला कंडीशन बोलता है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज 1, कि सभी नॉन जीरो एंट्री अगर फर्स्ट किसी भी मैट्रिक्स का हो तो वो क्या होगा 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बाकी सारे आपको बाकी सारे पॉइंट हैं, ये आप देख लेना। ठीक है, और पढ़ लेना, और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ ये चारों पॉइंट में लिखा क्या है, मतलब कि ये चारों पॉइंट कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैंने बोला पहला कंडीशन ये बोलती है कि हमें सबकी जो भी हमारा मैट्रिक्स है, ये जो भी हमारा मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहली कंडीशन ये थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो होल्ड हो रही है। फिर दूसरा ये बोलता है कि जो ये 1 है इससे पहले जो 0 है वो कितने हैं 1, यहाँ पे तो 1 है, तो इसके जो बाद वाली रो है, सपोज ये मेरा है R1 रो, ये मेरा क्या है R2, और ये मेरा क्या है R3। ठीक है, ये मेरे रो है। अब जो ये फर्स्ट रो में 0 इससे पहले कितने हैं 1, अब जो सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे पहले 0 कितने हैं 2, तो हमें सेकेंड पॉइंट हमसे ये बोलता है, सेकेंड रूल हमसे ये बोलता है कि जो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट था और इससे पहले जितने 0 थे
उसके जो अगली रो होगी उसमें उससे ज़्यादा जीरो होने चाहिए। यहाँ पे अगर 1 0 है तो यहाँ पे 2 0 होगा, ठीक है, होने ही चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, या तो 2 होने चाहिए या तो 3 होने चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये मुझसे बोलता है रो रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने जीरो थे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने जीरो थे, 1 जीरो थे, और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, ठीक है। तो यानी कि ये अभी तक तो फॉलो कर रहा है। अब थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में तीनों जीरो हैं, ठीक है, तीनों जीरो हैं। तो ये एक देखो कम हो जाए, मतलब कि कम ना हो, ज़्यादा हो जाए जीरो, ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तो हम बोलेंगे ये क्या है, रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म है। अब सेकंड में चलो, इससे पहले एक भी जीरो नहीं है, ठीक है, और ये जिसका स्टार्टिंग वो किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, तो यानी कि पहली कंडीशन तो ठीक है, चलो वो सही है। अब जो अगला वाला रो होगा, यानी कि ये रो 1 है, अब जो अगला रो है रो 2, इसमें जीरो होने ही चाहिए, एक या एक से ज़्यादा। तो इसमें देखो 2 जीरो है ना, और यहाँ से 1 स्टार्ट है ना, लीडिंग एलिमेंट इसका 1 है, और इसमें कितने जीरो स्टार्टिंग हो रहे हैं, 2, तो यानी कि ये भी कंडीशन ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में 3 जीरो आ गए, है ना, इसमें 2 था, इसमें 3 था, ये बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ता जाए तो ये एक रो रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, दोनों आपको समझ में आ होगा। यही यहाँ पे लिखा है हर रो का लीडिंग एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, ये यही यहाँ पे लिखा है। सो हिंदी में लिखा है कि हर एक मैट्रिक्स का जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जितने भी जीरो हैं इससे पहले उसके अगली वाली रो में उससे ज़्यादा जीरो होने चाहिए, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए और ना ही उससे कम होने चाहिए, उससे ज़्यादा ही जीरो होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म है। अच्छा ये वाली मैट्रिक्स देखो, ये वाली मैट्रिक्स में इसमें देखो 2 जीरो है ना, इसमें 2 जीरो है, और यहाँ से लीडिंग एलिमेंट क्या 1 है। अब देखो ये जो हमारा नेक्स्ट रो है उसमें 1 जीरो है, यानी कि इससे इस वाली रो से इस वाली रो में जीरो कम है, यानी कि ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो इसमें तो एक ही जीरो है ना, और इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इसमें 2 जीरो हैं और इसमें कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। तो हम क्या बोलेंगे, ये रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म नहीं है ना, ये रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं स्टार्टिंग में, और फिर उसके नेक्स्ट वाले में 3 जीरो होने चाहिए, लेकिन इसमें तो एक ही जीरो है, तो ये फॉलो नहीं करता है रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला है यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट इसका 1 है, यानी कि पहली कंडीशन तो ठीक है, ये चलो रो सही है। अब देखो नेक्स्ट में इसमें कितने जीरो हैं, 3, इसमें 3 जीरो हैं। अब जो अगला वाला एलिमेंट आएगा उसमें भी 3 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 4 होने ही चाहिए, लेकिन इसमें देखो 4 नहीं है, इसमें तो 2 ही है, तो ये भी रो रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म नहीं होगा। और इसका एक और मैट्रिक बता दूं कि जब भी ये बीच में कभी भी सारे जीरो आ जाएं तो कभी भी रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म नहीं होगा। क्या मैंने बोला कि जब भी किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर बीच वाले सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाएं उसके बाद ये रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमसे ये बोलता है कि इसमें देखो 1 से स्टार्टिंग, यानी कि पहली कंडीशन तो 2 है और इसमें 1 जीरो है। नेक्स्ट वाले को अगर देखें तो इसमें 2 जीरो है ना, और उसके नेक्स्ट में देखें तो 3 जीरो है, तो यानी कि ये भी एक रिड्यूस रो इक्वलेंट फॉर्म है। तो हम बोलेंगे यस ये क्या है, इक्वलेंट फॉर्म है, ठीक है, ये क्या है, इक्वलेंट फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, अब इक्वलेंट फॉर्म की कैसे, अगर मान लो इक्वलेंट फॉर्म अगर किसी को बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम चेक करेंगे कि वो इक्वलेंट फॉर्म है या नहीं। तो फर्स्ट हमसे क्या करना होगा, पहले हमें करना होगा इक्वलेंट फॉर्म है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल, जैसे अभी मैंने बताया था, ठीक है, उसमें जीरोस देखेंगे, ठीक है, ये वाली जो हम कंडीशन देखते हैं ये सारी कि हम जीरो देखेंगे और बीच में हमारे ये जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि रो इक्वलेंट फॉर्म है कि नहीं। अब हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। अब रिड्यूस करना है तो सेकंड में हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस इक्वलेंट फॉर्म को सॉल्व करना है। तो सपोज़ मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें एलिमेंट क्या है, 1 0 1 0 4, और सेकंड में है 0 0 1 2, ठीक है, और इसमें क्या है 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो रिड्यूस इक्वलेंट फॉर्म बोलती है कि 1 के ऊपर और 1 के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मैंने क्या बोला, फिर से बोलता हूँ, देखो 1 के ऊपर और 1 के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ऐसे ही इसमें देखेंगे 1 के ऊपर और 1 के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए,
तभी हम बोलेंगे ये क्या है, रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म है। ठीक है, अब मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ये है, जैसे ये ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 0 0 और 2। ठीक है, और यहाँ पे एक और ले लिया 0 0, यहाँ पे 1 लेते हैं, 1 और 4, और नेक्स्ट टाइम लेते हैं 0 0 0 और क्या लेते हैं 1। अब देखो मैंने क्या बोला था कि 1 के ऊपर और 1 के नीचे 0 होने चाहिए, 1 के नीचे तो 0 है, 1 के ऊपर भी 0 होने चाहिए, मतलब कि इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 के ऊपर 0 होने चाहिए और 1 के नीचे 0 होने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये भी कंडीशन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ तक तो सही है। अब ये वाला देखो तुम, ये वाला देखो, ये वाला 1 देखो, ये 1 के नीचे तो चलो सही है, चल जाएगा, लेकिन 1 के ऊपर ना ये दोनों 0 नहीं है, तो हम बोलेंगे ये रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म नहीं है। हम क्या लिखेंगे, नॉट रिड्यूस इक्लन फॉर्म। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म नहीं है। अच्छा, हमें कोई मैट्रिक्स अगर दी होगी ना, तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं रो इक्लन फॉर्म में। तो सपोज मेरे पास ये कोई एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कोई हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1। ठीक है, 1:5। ओके, और 0 1 1/2 और 0, और एक और ले लेते हैं 0 0 -5 एंड 20 माइनस का 20। ठीक है, अब इसको मुझे चेंज करना है रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म में, रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म। ठीक है, RREF, यानी कि रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म। अब इसको मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले ऑपरेशन लगाना होगा। तो R3 पे हम ऑपरेशन लगा लेते हैं, R3 को हम ऑपरेशन लगाते हैं, पहले तो R3 को डिवाइड देते हैं। ठीक है, -5 से, तो R3 को जब मैंने -5 से डिवाइड दिया तो क्या आंसर आएगा, देखो R3 को जब मैंने -5 से डिवाइड दिया तो क्या आएगा, पहले तो ये सारे सेम रहेंगे, R1 और R2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। अब इसको मैंने डिवाइड दिया तो ये तो 0 0 हो गया, और ये हो गया 1, और ये हो गया 5 4 जा 20, यानी कि 4। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा किसमें, रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म में, यानी कि इसके ऊपर और नीचे सारे एलिमेंट क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं R1 का ऑपरेशन, मतलब कि इसको और इसको मुझे 0 बनाना है ना, ये तो 0 बनाना है, यानी कि इसके ऊपर भी 0 बनाना है, इसके नीचे तो है 0, और इसके भी नीचे है 0। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट को 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। ठीक है, यही मेरा मोटिव है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम R1 पे लगाते हैं, R1 माइनस R3। ठीक है, और इसी में लगा देते हैं R2 पे भी, यानी कि R2 माइनस 1/2 R3। ठीक है, 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करें हम R3 को, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, R1 पे अगर मैंने ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 पे अगर ऑपरेशन लगाया तो 1 1 0, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और R2 पे लगा तो 0 1 और 0। ठीक है, ये आ गया 10 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, 10 आ जाएगा, यानी कि 0, हाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये तो हमारा सेम ही रहेगा जो हमारा पहले से है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं, अब हम लगाते हैं R1 पे ऑपरेशन। R1 पे लगाएंगे R1 माइनस R2। अब R1 पे लगाएंगे ऑपरेशन तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 0 0 1 0 0 कॉलन, ये कितना आएगा, 3 आ जाएगा। नहीं, अगर मैं R2 में से इसको माइनस करूँ तो यानी कि 10 - 1 9 आएगा, 9, यानी कि 9 आ गया, और ये आएगा 0 1 0, और ये आ गया माइनस का 2, है, और ये 0 0 1, और ये आ गया कितना, 4। सही है, ओके। तो अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म में, रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो इसके ऊपर के एलिमेंट और इसके नीचे के एलिमेंट, इसके ऊपर के एलिमेंट और इसके नीचे के एलिमेंट 0 हैं, इसमें भी ऊपर के सारे एलिमेंट इसके 0 हैं और इसके भी नीचे के एलिमेंट सारे 0 हैं, तो हम बोलेंगे रिड्यूस रो इक्लन फॉर्म में चेंज हो गया। वो हमारा है इक्विवेलेंट सिस्टम। ठीक है, इक्विवेलेंट सिस्टम या फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो देखो इक्विवेलेंट सिस्टम या फिर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया होता है। ठीक है,
और वो मैट्रिक्स क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगा करके, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम है। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे और हम देखेंगे क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो ये सपोज 3x3 का मैट्रिक्स है और ये 3x3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम बोलेंगे क्या ये इसके इक्वल होगा, हम ऑपरेशन लगा करके ये चेक करेंगे। तो हम ऑपरेशन इस पर लगाते हैं। तो अगर मुझे इसको अगर 1 बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों को 0 बनाना होगा। तो इन दोनों को 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, R2 पहले ऑपरेशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो R2 पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्या करेंगे, R2 माइनस R3। ठीक है, अब R2 माइनस R3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा मैट्रिक्स, R2 माइनस R3 यानी कि 1 0 2, ये तो सेम रहेगा। और R2 ऑपरेशन लगाते हैं 0 माइनस 1 और ये हो गया 0 और ये हो गया 0 0 और ये 1। ठीक है, अब हम लगाएंगे R1 पे ऑपरेशन। R1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो क्या होगा, R1 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अगर मैंने R1 पे लगाया तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, तो R1 तो हमारा 1 0 और 0 आ गया, और R2 तो हमारा चेंज नहीं होगा यानी कि 0 आ गया, और ये 0 0 1 आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको 1 करना है। इसको 1 करना है तो हम डिवाइड दे दें अगर -1 से, तभी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे एलिमेंट में -1 का डिवाइड दे रहा हूँ। तो इस पूरे एलिमेंट में अगर R2 पे अगर हम क्या कर रहे हैं, -1 अपॉन R2, है ना, -1 अपॉन R2 यानी कि ये हो गया 0 यानी कि 1 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 1 0 0 और 0 1 0 और ये हो गया 0 0 1। तो देखो हम कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, हम यहाँ से स्टार्ट किए थे और हमने इसको रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। तो हम बोल सकते हैं, हम इस आंसर में हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम। टू मैट्रिक्स आर रो इक्विवेलेंट इफ अ मैट्रिक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सिस्टम। ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ओके, अब देखो ये अगर मैं इसका रैंक पूछूं तो क्या होगा, तो देखो मैंने अभी तक रैंक नहीं बताया। तो देखो रैंक वही होता है कि अगर इसमें सारे एलिमेंट, अगर मैं इसमें देखूँ ये रो 1 है, ये मेरा रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, इस रो के कॉलम में सबके कॉलम में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसकी रैंक कितनी है, 3 है। रुको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको कि रैंक हम कैसे निकालते हैं या फिर रैंक को हम चेक कैसे करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, रेंडम मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 0 2 4 5 6 एंड 0 0 1। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे रैंक अगर मैं पूछूँ कितनी है तो तुम क्या बोलोगे, इसमें रैंक कितनी है। देखो इसमें नॉन जीरो, सारे में नॉन जीरो मतलब कि सब में एलिमेंट कुछ ना कुछ है, सभी रो में, सबकी रो की बात कर रहा हूँ। किसी भी रो में अगर एक भी एलिमेंट में अगर जीरो के अलावा कोई और एलिमेंट रहा, कोई और रियल नंबर रहा, तो हम उसको रैंक में काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी सारे एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे इसकी रैंक कितनी है, 3 है। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 0 0 0। अब इसकी अगर मैं रैंक पूछूं तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इस वाले एलिमेंट में नॉन जीरो कोई भी वैल्यू नहीं है, नॉन जीरो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम रैंक के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ये दोनों हमारी रैंक होगी। इसी तरह सिमिलरली इसमें देखें तो इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट था, वो था 1। ठीक है, और इसमें नॉन जीरो कितने थे, 3 थे, और इसमें नॉन जीरो कितने थे, 2 थे। तो हम बोलेंगे इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3। अब ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं 1 0 0 1 0 2 0 3 4। अब मैं इसकी बात करूँ तो इसकी रैंक कितनी है, इसमें 3 एलिमेंट, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, और इसमें क्या है 3 एलिमेंट, तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो यानी कि इसकी भी रैंक कितनी होगी, रैंक कितनी होगी, 2। ठीक है, अब देखो अगर मैं इससे पूछूं कि ये क्या रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, ये अगर मैं पूछूं तो ये रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद 3 0 आ रहा है और उसके बाद एक 0 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको एक सिंपल सा ट्रिक भी बताया था कि अगर किसी के बीच में सारे जीरो ही आ जाएं तो वो कभी भी रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है,
अब हम करेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो कि बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम सॉल्व करेंगे। देखो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में हमें क्या दिया होगा, एक मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है। सपोज ये 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हमें एक फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में हमें आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट निकालना होगा। किसका डिटरमिनेंट निकालना होगा, a माइनस लैम्डा आई। यहाँ पे आई जो हमारी है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये जो लैम्डा है ये मेरा क्या है, स्केलर फंक्शन है, ठीक है। ये मेरा स्केलर है और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इनका हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, और इसको इक्वल टू 0 के पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आइगन वैल्यू निकल जाएगा। तो सपोज मेरा ए वेक्टर ये था, ठीक है, इस फॉर्मूला में सीधा पुट करेंगे, ए वेक्टर ये था, लैम्डा ये है मेरा, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, ये 3x3 का है इसलिए ये भी 3x3 का होगा, ठीक है। अब मैं इस लैम्डा को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, इसके डायगोनल में क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा, यानी कि 8 माइनस लैम्डा, फिर -8 माइनस 0 -2 माइनस 0 4 माइनस 0 -3 माइनस लैम्डा -2 माइनस 0। ऐसे ही हम सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने वही किया है, हमने एक दूसरे को क्या किया है, माइनस किया है और इसको इक्वल टू 0 पुट किया है। अब सेकंड स्टेप हमसे ये बोलता है कि अगर हमारा 3x3 का मैट्रिक्स और इसमें 3 हमारे अननोन्स हैं, तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो भी क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। देखो ये क्या, ये इक्वेशन बनाने का सबसे इजी तरीका है, तो लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट थे, रुको मैं दिखाता हूँ, जितने भी इसके ये डायगोनल एलिमेंट थे इसको क्या करना है, सम करना है, ठीक है। फिर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा प्लस सम ऑफ डायगोनल माइनर, और इसके डायगोनल माइनर को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो सपोज इसका डायगोनल माइनर क्या है, ये दोनों हैं, है ना। इसका डायगोनल माइनर, इसका अगर मैं डायगोनल माइनर देखूँ तो ये है मेरा, और अगर इस डायगोनल की बात करूँ, इस डायगोनल का माइनर क्या है, तो ये और ये है, ठीक है। अगर इस डायगोनल की बात करूँ तो इसका माइनर क्या है, ये है। इसको हम इसका आंसर निकालेंगे और इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसका भी हम सम निकालेंगे, और फिर लास्ट में हमारा है ए जो हमारा दिया था, जो मैट्रिक्स दी थी उसका हम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको डिटरमिनेंट निकालना ये सब आता होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट में सम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से थे, 8 प्लस -3 प्लस 1, हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वही मैंने लिखा 8 प्लस -3 प्लस 1, तो ये ऐड हुआ तो ये मेरा क्या आएगा, 8 माइनस 2 यानी कि ये आएगा मेरा 6। तो ये हो गया सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सेकंड हमसे बोलता है सम ऑफ माइनर। अब माइनर निकालना है डायगोनल का, हर एक डायगोनल का माइनर निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस डायगोनल का माइनर निकालता हूँ। तो इसका माइनर निकालेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, -3 -8 यानी कि -11। दूसरा वाला डायगोनल का होगा तो 8 इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 यानी कि 14 आ जाएगा। और ऐसे ही थर्ड डायगोनल, यानी कि थर्ड डायगोनल हम निकालेंगे, यानी कि 8 मल्टीप्लाई -3 और 4 मल्टीप्लाई -8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -24 प्लस 32, यानी कि ये हो जाएगा 8। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब देखो अब मुझे क्या निकालना है, अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। अब डिटरमिनेंट आपको निकालना आता होगा, हमारा ये क्या होता था, पॉजिटिव, ये हमारा था नेगेटिव, और ये क्या होता था, पॉजिटिव। तो सबसे पहले इस एलिमेंट को रेस्ट पे रखेंगे और इनके डायगोनल में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, रेस्ट पे रखेंगे, और फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट में निकाल सकते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, 6 आएगा, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू डालेंगे, माइनर की वैल्यू डालेंगे, और ये जो हमने 6, ये जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट निकाला है उसकी वैल्यू डालेंगे, और इक्वेशन देखते हैं क्या बनती है। तो जब हमने ये सारी वैल्यू डाल दी तो हमारे पास इक्वेशन बनती है लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -6। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हमारा सिंपल फ्रैक्शन वाला इक्वेशन होता, फैक्टर होता, तो हम फैक्टर कर लेते हैं, स्क्वायर होता तो हम फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्यूबिक आ गई तो यहाँ पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसको सॉल्व करने की आप वीडियो जा करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे कई सारी वीडियो है जो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे,
वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 इसके हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसके हमें पता है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकलेंगे वो भी कितने निकलेंगे 3 निकलेंगे। तो हमने इसमें सॉल्व किया तो x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये हम इसको हम फैक्टर किए तो ये हमारा फैक्टर करने के बाद ये वैल्यू आ गई, और इन सबको सॉल्व किया तो मेरे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1,2,3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया आइगन वैल्यू निकल गया, आइगन वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये मेरा निकल गया आइगन वैल्यू। अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर। अब आइगन वेक्टर मुझे निकालना है तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे किसमें, जो हमने वो डिटरमिनेंट निकाला था ना, यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू क्या डालेंगे 1 डालेंगे, यहाँ भी 1 डालेंगे और यहाँ पर भी 1 डालेंगे। तो वही हमने लैम्डा की वैल्यू जब यहाँ पे 1 डाली तो ये हमारा आ गया 7, ये आ गया -4 और ये आ गया हमारा 0, ठीक है। और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो कि हमारे अननोन्स थे यानी कि x1 x2 और x3, इसको मैंने पूरे को कैपिटल X1 ले लिया, ठीक है, और इसको इक्वेट कर दिया है 0 से। इस पूरे का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे, और ऐसे इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और फिर क्रैमर्स रूल से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब देखो, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सिंपली ऐसे ही अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारा क्या आ जाएगा 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 0। अब देखो मुझे क्या निकालना है, x1 निकालना है, x2 निकालना है और x3 निकालना है। सिंपली आप क्या लिखोगे, यहाँ पे x1 लिखोगे इक्वल्स टू माइनस x2 लिखोगे, यहाँ पे याद रखना माइनस आएगा, माइनस x2 आएगा और ये x3 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक डिटरमिनेंट बनाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे, जो हमारी जैसे सपोज यहाँ पे x1 है तो इसको हम छोड़ करके जो हमारे बचे हुए एलिमेंट हैं उनके जो स्केलर पार्ट है वो लिखेंगे, यानी कि -8 -2 -8 -2 -4 और -2, वो हमने यहाँ पर लिख दिया और इसका क्या कर लेंगे डिटरमिनेंट लेंगे। ऐसे ही सेम x2 का करेंगे तो x2 को हम छोड़ देंगे और बाकी इन सब के हम क्या लेंगे डिटरमिनेंट ले लेंगे, वही हम यहाँ पे किए हैं। और सेम ऐसे ही x3 क्या करेंगे, x3 को भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे छोड़ देंगे और बाकी इन सब का हम क्या कर लेंगे डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो वही हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट लिया। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आता ही है आपको, इसमें सीधा मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है इसमें सीधा मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारी वैल्यू आती है 8, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आता है -6 माइनस माइनस कैंसिल होता है यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या 4। तो ये मेरा क्या निकल गया एक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर को निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, एक x लेंगे जो कि हमने x हमने निकाल रखा है, क्या निकला था 8 6 और 4 ये निकला था, ठीक है। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे x1 से, यानी कि x1 x2 और x3 जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जो वैल्यू आई थी वो हम लिख देंगे। तो ये मेरा हो गया आइगन वेक्टर, ये मेरा क्या हो गया आइगन वेक्टर हो गया। और अगर आइगन वैल्यू की बात करें, आइगन वैल्यू ये हमारा लैम्डा 1 था। अब ऐसे ही हम लैम्डा 2 पे भी पुट करके निकाल लेंगे और ऐसे ही हम लैम्डा 3 पे भी पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 2 और 3 पर आप पुट करके निकाल सकते हैं, सेम ऐसा ही प्रोसेस होगा, कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 2 से हम क्या कर देंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और मतलब 2 से हम क्या कर देंगे डिटरमिनेंट में से माइनस कर देंगे, यानी कि 8 - 2 जो हमारा डिटरमिनेंट आया था उसमें हम क्या कर देंगे लैम्डा की जगह बस 2 डाल देंगे और उससे माइनस कर देंगे और फिर क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसे ही 3 को भी सॉल्व कर देंगे। तो वहाँ से भी हमारे आइगन वेक्टर फाइंड होगा और आइगन वैल्यू तो हमारा आ गया 1 2 और 3, ये हमारी आइगन वैल्यू तो पहले से हमें पता है, ठीक है। इस तरीके से हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे वेरिफिकेशन करना है, अगर वेरिफिकेशन अगर करना है कि मैंने जो आइगन वेक्टर निकाला है क्या वो सही है कि नहीं, तो हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, क्या करेंगे सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल होगा किसके, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के, ठीक है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना है, ये देखो ये सम ऑफ आइगन वैल्यू यानी कि 1 + 2 + 3 यही आया था ना हमारा आइगन वैल्यू, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट याद हो हमने निकाला था वो कितना था 6। अब इनको ऐड करो 3 + 2 + 1, ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, यानी कि हमारा आइगन वैल्यू 6 ही आएगा और ये मेरा वेरीफाइड हो जाता है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर मेरा ये सही है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं।
इस पूरे लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं रवि क्लासेस प्लस के नाम से, और वहाँ पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और ये पूरा यूनिट हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।